हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद महर्षि पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के गणित विषय के प्रथम अध्याय संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। संख्या पद्धति को अंग्रेजी में नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब हम सर्वप्रथम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली प्रकार की संख्या है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। इसकी परिभाषा है, गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब ऐसी सभी संख्याएं जिनसे हम किन्हीं चीज़ों की गिनती करते हैं, किन्हीं वस्तुओं की गिनती करते हैं, जिन संख्याओं के प्रयोग के द्वारा विभिन्न वस्तुओं की गिनती की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो अगर हम किसी वस्तु की गिनती करते हैं तो गिनती कहाँ से प्रारंभ करते हैं? 1 से। और जितनी वस्तुएं होती हैं 1 से शुरू करके उतनी वस्तुएं हम गिन लेते हैं। तो जो गिनती की संख्याएं होती है वो हमेशा 1 से प्रारंभ होती हैं। और जो सबसे बड़ी गिनती की संख्या है उसको बताया नहीं जा सकता, ये अनंत तक चलता रहता है। 1 से प्रारंभ होगा और ये सारी गिनती की संख्याएं अनंत तक चलती रहेंगी। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं किनको कहेंगे? जिन संख्याओं से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होंगी और ख़त्म अनंत पर होती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और 1 से प्रारंभ होकर यह अनंत तक चलती रहती है। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में प्राकृतिक संख्याओं के कुछ विशेष बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहला विशेष बिंदु ये है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर n से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से प्रारंभ होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को बताया नहीं जा सकता, वहाँ तक पहुँचा नहीं जा सकता, इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होती है। अगला संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं किनको कहते हैं? तो जब अभी जो आप प्राकृतिक संख्याएं पढ़े हैं, जब उन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो जो नया संख्याओं का समूह बनता है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा है, जब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है या शामिल कर लिया जाता है तो इस प्रकार बने संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये भी अनंत तक इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो ये सब 1 से लेके अनंत तक ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जब शून्य को भी सम्मिलित कर लिया गया तो ये पूर्ण संख्या बन गया। अब पूर्ण संख्याओं के विषय में कुछ विशेष बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला विशेष बिंदु ये है, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्ण संख्याओं को हमेशा ध्यान में रखना है कि कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्राकृतिक संख्याएं होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 से लेकर अनंत तक चलती रहती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से प्रारंभ होती हैं। तो पूर्ण संख्याओं में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं सम्मिलित होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होता है, तो जिसके कारण अब पूर्ण संख्या में सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं उपस्थित हैं, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहा जा सकता है। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
शून्य एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो शून्य जो है वो प्राकृतिक संख्याओं में उपस्थित नहीं है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जा सकता। लेकिन क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में उपस्थित हैं, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। अगला विशेष बिंदु है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, क्योंकि आपको पता ही है कि पूर्ण संख्या शून्य से स्टार्ट होता है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये अनंत तक चलता रहता है। इसीलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है इन्फिनिटी, अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है अनंत। अगला जो संख्या है उसे सम संख्या के नाम से जाना जाता है। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर्स कहते हैं। तो सम संख्या का परिभाषा है, जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 इत्यादि। तो ये 2, 4, 6, 8 ये सब की सब जो संख्याएं हैं, जब इनमें आप 2 से भाग देंगे तो 2 से पूर्णतया कट जाएगा। 2 से पूर्णतया कट विभाजित हो जाएगा या कट जाने का मतलब ये है, जब 2 से इनमें भाग दिया जाएगा तो शेषफल शून्य आ जाएगा। तो ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं या जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर शेषफल शून्य आ जाए, उन सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं के विषय में विशेष बिंदु यह है कि सबसे छोटी सम संख्या 2 है और सबसे बड़ी सम संख्या को बताया नहीं जा सकता, इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? अनंत है, इसको बताया नहीं जा सकता। अगले प्रकार की जो संख्या है उसे विषम संख्या के नाम से जाना जाता है। अगले प्रकार की जो संख्या है उसे विषम संख्या के नाम से जाना जाता है। तो विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर्स कहा जाता है और इसकी परिभाषा है, ये विषम संख्या सम संख्या का उल्टा होता है। तो इसका परिभाषा होगा, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं कौन थी? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जा रही थी, तो उसका उल्टा विषम है। तो इसलिए इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। अब ये 1 से स्टार्ट होता है और इस प्रकार चलता रहता है और अनंत तक चलता रहता है। तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी विषम संख्या को नहीं बताया जा सकता, इसलिए सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत होती है। अगला संख्या है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स के नाम से जाना जाता है। अभाज्य संख्याओं का परिभाषा है, जो संख्याएं एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो जो संख्या या तो स्वयं से कटे या एक से कटे, तो उन सभी संख्याओं को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, तो 2 किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा और अपने आप से विभाजित होगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 3, तो 3 किससे विभाजित होगा? या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं 3 से ही विभाजित होगा और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 13 या तो 1 से विभाजित होगा या स्वयं से विभाजित होगा, तो 13 भी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के विषय में कुछ विशेष बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को बताया नहीं जा सकता, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होती है। अगला संख्या है भाज्य संख्याएं। तो ये भाज्य संख्याएं जो होती हैं ये अभाज्य संख्याओं का विपरीत होता है, उल्टा होता है। भाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर्स के नाम से जाना जाता है। इसका परिभाषा है, जो संख्याएं एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। तो जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है 4। तो 4 किससे कटेगा? हर संख्या 1 से कट जाता है, तो 1 से भी कट जाएगा 4, 2 से भी कट जाएगा 4 और हर संख्या अपने आप से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा।
तो 4 जो है एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरी संख्या 2 से भी कट जा रहा है, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 6 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो 6 जो है 1 से भी कट जा रहा है और 6 जो है 1 और स्वयं के अतिरिक्त 2 और 3 से भी कट जा रहा है, इसलिए 6 भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 8 के विषय में देखें तो 8 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो 8 1 और स्वयं के अतिरिक्त 2 और 4 से भी कट जा रहा है, इसलिए 8 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्याओं के विषय में ये है कि जो संख्याएं 1 और स्वयं के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से कट जाएं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अगला संख्या है पूर्णांक संख्याएं। अगला संख्या है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में इंटीजर्स के नाम से जाना जाता है। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो 0 सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, इन सभी के समूह को पूर्णांक कहा जाता है। 0 सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और सभी ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, इन सभी के समूह को पूर्णांक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब पूर्णांक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। पूर्णांक संख्याओं को कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो पूर्णांक है इनको कैपिटल जेड से, अंग्रेजी के लेटर कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अगला, शून्य ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। तो शून्य को ना आप धनात्मक कह सकते हैं और ना ऋणात्मक कह सकते हैं। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 होता है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक आप नहीं बता सकते। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -∞ होता है। इसी तरह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक +∞ होता है। अगला संख्या है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। इसका परिभाषा है ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके। तो p मतलब एक तरीके से भिन्न के रूप में। तो p जो ऊपर होता है उसको बोला जाता है अंश और जो नीचे होता है उसे बोला जाता है हर। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें भिन्न के रूप में मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ पे p और q है मतलब अंश और हर जो हैं वो पूर्णांक होने चाहिए। तो इस प्रकार, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके और जिनके अंश और हर यानी p और q पूर्णांक हो तथा जिसका हर मतलब q 0 के बराबर ना हो, उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 5/3। तो 5/3 ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसमें p क्या है, 5 है, और q क्या है, ऋण 3 है। तो q परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहला तो p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। तो p और q दोनों यहाँ पे पूर्णांक है, और जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q कितना है, -3 है और 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 5/3 क्या है, पूर्णांक है। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार 2/6 भी पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ जो हर है वो शून्य नहीं है। इसी प्रकार 2/6 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे जो हर है वो शून्य नहीं है। 1 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है। इसका मतलब p और p बराबर 1 और q बराबर 1, और जो हर है वो 0 नहीं है, इसलिए 1 भी एक परिमेय संख्या है। सेम इसी प्रकार से 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, और 2/1 का मतलब इसे p/q के रूप में लिख दिया गया, और q 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए
2 भी एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से -7 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, और नीचे जो 1 है वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 भी एक परिमेय संख्या है। 4/3 भी एक परिमेय संख्या इसी प्रकार से है। अगर आप इस प्रकार से लिखें, ऊपर लिख दे -5 और नीचे लिख दे 0, तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये नीचे जो है, जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा। अब परिमेय संख्याओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसमें विशेष बिंदु यही है कि परिमेय संख्याओं को कैपिटल, अंग्रेजी के लेटर कैपिटल Q से प्रदर्शित किया जाता है। अब अगला आपका टॉपिक है, अगला टॉपिक है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो किस प्रकार से 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, यह सीखने से पहले एक विशेष बिंदु को सीखते हैं। वो बिंदु है, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत मतलब इतनी परिमेय संख्याएं होती हैं कि उनको गिना नहीं जा सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछे कि 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो 2 और 3 के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं हैं कि जितनी आप बता नहीं सकते, लिख नहीं सकते, अनंत परिमेय संख्याएं। जैसे 2.01, 2.001, 2.0001, 2.0001, इस प्रकार से अगर लिखते चले जाएं तो बहुत सारी परिमेय संख्याओं को आप लिख सकते हैं जो 2 और 3 के बीच में है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि किन्हीं भी 2 परिमेय के संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब आगे आपको सीखना है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे परिमेय संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। तो इस टॉपिक को एक उदाहरण के माध्यम से सीखने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के माध्यम 2 उदाहरण के माध्यम से इस प्रकार के प्रश्नों को, जिनमें ये पूछा जाता है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच में 4 परिमेय संख्या या 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला उदाहरण है 3/4 और 5/3 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनके हर को समान करना चाहिए। हर को समान करने का कोशिश करना चाहिए। अगर हर समान हैं तो आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है उससे एक अधिक से फिर उसमें गुणा किया जाता है। अब इसको हल करके आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं, एक दिया गया है 3/4 और दूसरा दिया गया है 5/3। अब इन दोनों संख्याओं के हर अलग अलग हैं। एक पहली संख्या का हर 4 है और दूसरी संख्या का हर 3 है। तो इनको सबसे पहले इन दोनों संख्याओं के हरों को आपको क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो जब हरों को समान करने के लिए क्या करते हैं, हरों का लासा निकालते हैं। तो 4 और 3 का लासा प निकालिए। तो सबसे पहले तो 4 जो है वो 2 से कट जाएगा, 3 2 से नहीं कटेगा, तो ऐसे ही लिख दीजिए। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, 3 नहीं कटेगा, ऐसे ही लिख दीजिए। फिर 3 से काटिए तो 1 और 1। तो यहाँ पे आपको 4 और 3 का लासापा किसका, 4 और 3 का कितना पता चला, 2 × 2 × 3। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। तो लासापा कितना पता चला आपको, 12। अब क्या करना है, हर समान करना है आपको। हर समान करने के लिए मतलब क्या, इन दोनों संख्याओं के हरों को
जो लासापा निकला है उसके बराबर ले आना है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 4 में किस संख्या से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो इस वाले में अंश और हर में 3 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 गुणे 3 बटा 4 गुणे 3। हम क्यों गुणा किए 3 से? क्योंकि ये हर जो 4 है इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, हमें 12 बनाना था। सेम इसी प्रकार से ये जो संख्या है इसके भी हर को 12 बनाना है। तो 3 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि 12 हो जाएगा? तो 3 में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस संख्या में हम ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर में 4 4 से गुणा कर देंगे। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 4 तियाँ 12। ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 तियाँ 12। अब हर आपके समान हो गए, दोनों संख्याओं के हर 12 12 हो गए। अगले स्टेप में क्या करते हैं? जितनी संख्या आपको ज्ञात करनी है उससे एक अधिक से क्या करते हैं? ये जो दोनों संख्याएं आई हैं उसमें गुणा करते हैं। तो मान लीजिए आपको 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 6 से एक अधिक कितना होगा? 7। 7 से इन दोनों संख्याओं में ऊपर और नीचे गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 7 बटा 12 गुणे 7, और ये हो जाएगा 20 गुणे 7 बटा 12 गुणे 7। अब ये कितना हो जाएगा? 9 गुणे 7। तो 9 गुणे 7 का मतलब कितना हो गया? 9 सते 63, और 12 गुणे 7 का मतलब 84, 12 सते 84। फिर 20 गुणे 7, 20 गुणे 7 का मतलब 140, और 12 सते 84। अब 63 बटा 84 और 140 बटा 84 के बीच में आप कोई भी 6 परिमेय संख्याएं, आपको 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो आप कोई भी 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। बहुत सारी परिमेय संख्याएं होंगी 63 और 140, 63 बटा 84 और 140 बटा 84 के बीच में, आप उन्हीं में से कोई भी 6 परिमेय संख्याएं लिख दीजिए। जैसे तो यहाँ लिखेंगे अभिष्ट, अभिष्ट मतलब अभिष्ट परिमेय संख्याएं। तो अभिष्ट मतलब क्या होता है? जो आपको ज्ञात करना है उसको बोला जाता है अभिष्ट। तो अभिष्ट परिमेय संख्याएं कितनी होंगी? इसी बीच में कोई भी लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, पहला आंसर लिख रहा है, पहला जो लड़का ए है उसका आंसर ये हो सकता है 63 से बड़ा मतलब 64 बटा 84, 65 बटा 84, 66 बटा 84, 67 बटा 84, 68 बटा 84। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। एक और लिख दीजिए 69 बटा 84। तो ये जो लड़का ए है इसका भी आंसर सही है। कोई लड़का बी है वो इस प्रकार से आंसर लिखता है 110 बटा 84, 111 बटा 84, 112 बटा 84, 113 बटा 84, 114 बटा 84, 115 बटा 84। तो ये दोनों आंसर, ये ए वाला जो लड़का जो आंसर लिखा है ये भी सही है, और बी वाला जो लड़का आंसर लिखा है ये भी सही है, क्योंकि ये सारी संख्याएं 63 बटा 84 और 140 बटा 84 के बीच में स्थित हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं इनमें अलग अलग लोगों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को कैसे हल किया जाता है कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच में अगर आपको संख्याएं याद करनी है तो इस प्रकार के प्रश्नों को इस प्रकार कैसे हल किया जाता है? तो सबसे पहले जो संख्याएं दी गई रहती हैं उनके हरों को समान करते हैं। समान कैसे करते हैं? हरों का लासापा निकालते हैं और लासापा जो आता है उसी के बराबर इन दोनों संख्याओं के हरों को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखते हैं कि किस संख्या से गुणा करने पे जो संख्याएं हैं उनके हर लासापा के बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 में किस संख्या से गुणा करने पे 12 होता, तो 3 से गुणा करने पे, तो इसलिए यहाँ पे इस वाले में ऊपर नीचे 3 से गुणा किया। सेम इसी प्रकार से इसलिए इसमें ऊपर नीचे 4 से गुणा किया।
अब जब हर बराबर हो जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ हर बराबर हो गए, हर बराबर होने के पश्चात आपको जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, जैसे यहाँ पे 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, तो उससे एक अधिक से आपको गुणा करना पड़ता है। तो 6 संख्याएं ज्ञात करनी थी तो उससे एक अधिक 7 से गुणा कर दिए इसमें। अब आपको संख्याएं मिल गई 63/84 और 140/84। अब इन्हीं के बीच में कोई भी 7 परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। कोई लड़का ये लिख सकता है आंसर, कोई ये लिख सकता है, कोई कुछ और लिख सकता है इसके बीच में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में अलग अलग विद्यार्थियों के अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अगला उदाहरण है 1 तथा 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 1 को लिख सकते हैं 1/1 और 2 को लिख सकते हैं 2/1। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना होता है तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या किया जाता है, हरों को देखा जाता है एक समान है कि नहीं। अगर हर एक समान है तो आपका काम कम हो जाता है, लासापा और ये सब हर बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हर एक समान है, इसलिए अब अगले स्टेप पे जाते हैं। आपको जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उससे एक अधिक से इनमें क्या करेंगे, गुणा। तो आपको 5 संख्याएं ज्ञात करनी है तो 5 से एक अधिक क्या होगा, 6। तो 6 से इन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर दिए और इसमें भी 6 से अंश और हर में गुणा कर दिए। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 6/6 और ये हो गया 12/6। अब इनके बीच में जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उस आप आसानी से लिख सकते हैं। तो अतः अभिष्ट संख्याएं, अभिष्ट मतलब हमेशा ध्यान रखिए, अभिष्ट जहाँ हम लिखते हैं उसका मतलब होता है जो हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करनी है 5। तो अतः अभिष्ट संख्याएं बराबर 6 से बड़ा मतलब 6/6 से बड़ा और 12/6 से छोटा, मतलब 6 से बड़ा 7/6, 8/6, 9/6 और 10/6 और 11/6। कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। आपको 5 संख्याएं ज्ञात करनी थी तो 5 संख्याएं आपको मिल गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भिन्न भिन्न के रूप में क्वेश्चन नहीं दिया रहता है तो उसमें हर जो होता है हमेशा 1 और 1 होता है, तो आपका काम आसान हो जाता है। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होती हैं बस उससे एक अधिक से आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए और उसके बीच में आप इस प्रकार से संख्याओं को लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share my videos. Like, subscribe and share my videos. Bye bye.